बहुत कुछ सच्चाई होता है ना, पता नहीं चलता है। अब आदमी किसी का हाथ पकड़ा, पता चले कि उसको बुखार चेक करने गए, ईश्वर का हाथ पकड़ ले, क्या कहिए, नजरिया अलग अलग होता है कि नहीं, इसलिए प्लीज इस सब पे नहीं जाइए। चलिए, तो हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान ना, चलिए इस बार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत, हाँ चलिए सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में आपको आ जाता है AITIGA, है ना, इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, है ना, आसियान के अंतर्गत ये गठन हुआ है। वस्तुओं के व्यापार के सिलसिले में यह भारत और आसियान के बीच संपन्न समझौते का शब्द संक्षेप है। भारत एक तरफ और एक तरफ पूरा आसियान संगठन, ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उसी का एक समझौता, ये शब्द संक्षिप्त है, जो 2010 से ही लागू किया गया था। वैश्विक व्यापार की परिस्थितियों में अनेक परिवर्तनों के चलते 12 वर्ष पुराने इस समझौते में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए दोनों पक्षों में बातचीत आजकल जारी है। तो पूछेगा एटीगा क्या है, तो कहिएगा भारत आसियान के बीच में जो व्यापारिक समझौता है ना, वो 10 वर्ष पुराना है, उसी में कुछ नए तरीके के नए प्रावधान को जोड़ने के लिए चर्चा में आया हुआ है एटीगा, है ध्यान में रखना। इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट विथ एशियान, एशियान के साथ, किसके साथ, एशियान के साथ। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, अरुण गोयल नियुक्तियां में, अरुण गोयल देश के दूसरे चुनाव आयुक्त बन गए हैं। दूसरे चुनाव, जैसा कि आपको पढ़ा चुके हैं बहुत लोग, जिसका सिलेबस खत्म हो गया है। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय, 3। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय, 3 सदस्यीय वर्तमान में है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वहीं 2 में से एक बने हैं अरुण गोयल। हाँ, अरुण गोयल देश के दूसरे चुनाव आयुक्त बन गए हैं, जिसमें डिटेल दिया होगा पूरा नाम, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अरुण गोयल को सरकार ने चुनाव आयुक्त 19 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया है। उन्होंने 21 नवंबर से अपना यह कार्यभार संभाला है, बस अंडरलाइन नहीं कीजिए। चुनाव आयुक्त रहे श्री राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। हाँ, पहले वो चुनाव आयुक्त थे तो उनका प्रमोशन करके उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तो राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने के कारण क्या हो गया था, एक पद खाली हो गया था, ठीक है, और उसी पद पर श्री गोयल की नियुक्ति नवंबर 2022 में की गई है। इससे अब चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त के दोनों पद पर अब भर गया है, ठीक है। आयोग में दूसरे चुनाव आयुक्त जो है श्री अनूप चंद पांडे जी हैं, मोस्ट VVI, इसको पूरा बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। निर्वाचन आयोग ऐसे लिखिएगा, निर्वाचन आयोग करंट के रूप में, बाकी पॉलिटिकल रूप में हम पढ़ाएंगे। यहाँ लिख दीजिएगा, पहला 3 सदस्यीय होता है, कितने सदस्यीय होता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हाँ, मुख्य निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर EC, हाँ, जिनका नाम क्या है, राजीव, है ना, पूरा नाम अपना देख के लिखेगा। और 2 अन्य, तो 2 अन्य में एक का नाम हो गया आपको ये अरुण गोयल साहब, और एक पहले का ये नाम है अनूप चंद पांडे, ऐसे बस हो गया। अब हो गया पूरा का पूरा, आपको मेंबर का लिस्ट आपको यहाँ पता चल गया। कितने सदस्यीय होता है, हाँ, 3 सदस्यीय में एक हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कौन है अभी, ठीक है, ये भी पता चल गया इसी बहाने। और 2 अन्य होते हैं, तो एक का नाम अरुण साहब और दूसरा अनूप। अब फिर इसी में से एक को मुख्य बना दिया जाएगा तो एक पद खाली हो जाएगा, तो फिर एक हम लोग को पढ़ना पड़ जाएगा, है ना। इस तरीके से यही इसका स्ट्रक्चर है, इसको बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, ये हमेशा काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के कार्यकाल में 14 महीना का वृद्धि कर दिया गया। विदेश सचिव है ना, ऑलरेडी नाम से ही पता चल गया कि ये विनय मोहन क्वात्रा किस पद पे हैं, विदेश सचिव के पद पे हैं, और उनका जो कार्यकाल था उसमें 14 महीना का क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है। तो वित्त सचिव विनय मोहन क्वात्रा के कार्यकाल में, वित्त सचिव और विदेश सचिव लिख रहे हैं, विदेश सचिव लिखिए, काटिए, वित्त को काटिए, हाँ विदेश ना होगा, बताइए इतना बड़ा बड़ा किताब, चलिए कोई बात नहीं।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के कार्यकाल में 14 महीना की वृद्धि सरकार ने नवंबर 2022 में की है, उससे वह अब जो है अप्रैल 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लबरई वाला बात को करेगा। चला नेक्स्ट न्यूज आओ। प्रीति सूदन यूपीएससी की नई सदस्य बनी है, अध्यक्ष नहीं बनी है, इसलिए सदस्य बनी है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट, परीक्षा उपयोगी नहीं है। यूपीएससी के अध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सदस्य का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1983 बैच की सेवानिवृत्त अधिकारी प्रीति सूदन को यूपीएससी का सदस्य नवंबर 2022 में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह स्वास्थ्य सचिव पद से जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त हुई थी। यूपीएससी में उनके कार्यभार संभालने के पश्चात आयोग की संरचना इस प्रकार है। तो इसी बहाने आप देख लीजिए, जैसे बनाए ना ये निर्वाचन आयोग, इसी टाइप से बना लीजिएगा यूपीएससी। हाँ, इसी टाइप के नोट्स बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है। संघ लोक सेवा आयोग आप लोग लिखिएगा, यूपीएससी एक अध्यक्ष, हाँ, और अध्यक्ष कौन है, यहाँ नाम नीचे देखिए लिस्ट में, डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। हाँ, उसका लिखेगा अन्य सदस्य। नोट्स कैसे बनाना है सब, हाँ, और इसमें अपना ये सब नाम डाल दीजिएगा, है ना, इससे स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा। ऐसे इतना ये जरूरी नहीं है, वीवीआई नहीं है, ये वीवीआई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़िए, हाँ, जानकारी के सेंस से। चलिए नेक्स्ट है पीजी इंडस्ट्रीज के साकेत डालमिया, हाँ, सत्र 2022-23 के लिए उद्योग व्यापार जगत संगठन यानी PHDCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। PHDCCI के नए अध्यक्ष बने हैं, है ना, डालमिया साहब। तो ये बैंकिंग वगैरह एग्जाम के लिए वीवीआई होता है। चलिए फिर भी हम लोग के लिए भी वीवीआई रहने दीजिएगा कम से कम। मोबाइल सिटी यानी पीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रहे श्री संजय डालमिया ने सत्र 22-23 के लिए उद्योग व्यापार जगत के संगठन है जिसका नाम है PHDCCI के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार अक्टूबर 2022 में संभाल लिया है। इससे पहले एक वर्ष से वह इस संगठन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर श्री डालमिया का स्थान कौन ले गया है, MMG के चेयरमैन श्री संजीव अग्रवाल ने लिया है। तो ओवरऑल एक लाइन जरूर याद रखिएगा, PHDCCI के आपको क्या बोलते हैं अध्यक्ष को बने हैं तो साकेत डालमिया, साकेत डालमिया, साकेत डालमिया नहीं ना, संजय डालमिया, सॉरी संजय डालमिया, श्री संजय डालमिया PHDCCI के अध्यक्ष। एक लाइन में मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है अरविंद विरमानी, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, वीवीआई कर लीजिए। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं अरविंद विरमानी साहब। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी को सरकार ने नीति आयोग का सदस्य नवंबर 2022 में नियुक्त किया है। डॉक्टर विरमानी 2007 से 9 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार रहे थे। पूर्व वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबद्ध रहे डॉक्टर विरमानी 2013 से 16 के दौरान आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के तकनीकी सलाहकार भी रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया है? अरविंद विरमानी, वीवीआई, मोस्ट वीवीआई कर लीजिए, नीति आयोग है, हाँ, अरविंद विरमानी। चलिए नेक्स्ट है गौरव द्विवेदी, अब प्रसार भारती है ना के नए सीईओ बन गए हैं। गौरव द्विवेदी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री गौरव द्विवेदी और प्रसार भारती के नए मुख्य अधिकारी यानी सीईओ नवंबर 22 में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर शशि शेखर वेम्पति का स्थान उन्होंने लिया है। इस पद पर श्री द्विवेदी की यह नियुक्ति 5 वर्ष के लिए। देखिए प्रसार भारती भी वीवीआई होता है, मोस्ट वीवीआई नहीं होता है। हाँ, तो प्रसार भारती के सीईओ का नाम क्या है? गौरव द्विवेदी। हाँ, इसको वीवीआई के रूप में इसको भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक SK मिश्र के कार्यकाल में 1 वर्ष की तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रवर्तन निर्देशालय है ना, ईडी इसी को बोलते हैं। ईडी का छापा पड़ा सुनते हैं ना, हाँ, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। तो इसके जो निर्देशक हैं SK मिश्र काफी बढ़िया मोदी जी को खुश करने वाला काम कर रहे हैं, इसीलिए तीसरी बार इनके कार्यकाल में वृद्धि किया गया है ना। अवैध संपत्ति वगैरह को लेकर के ही छापा मारता है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। तो प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक श्री SK मिश्र इस पद पर कार्यकाल में 1 वर्ष की और वृद्धि सरकार ने नवंबर 2022 में की है। इससे वह नवंबर 2023 तक इस पद पर रह सकेंगे। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब वो इस पद पर श्री मिश्र के कार्यकाल में वृद्धि सरकार द्वारा की गई है।
ज्ञातव्य है कि सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए यह प्रावधान किया था कि प्रवर्तन निर्देशालय एवं सीबीआई निर्देशकों के कार्यकाल 2 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात 3 वर्ष तक और भी बढ़ाया जा सकता है। भारतीय राजस्व सेवा के श्री एस.के. मिश्र को 19 नवंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया था। बीबीआई कर लीजिएगा, काफी चर्चा में रहने वाला न्यूज है ये, है ना। प्रवर्तन निर्देशालय चर्चा में रहने वाला न्यूज है, तो इसके अध्यक्ष का नाम भी तो चर्चा में रहेगा ही, ठीक है। तो एस.के. मिश्र, संजय, इनका पूरा नाम क्या है? संजय कुमार मिश्र। 19 नवंबर 2018 से इस पद पर, डायरेक्टर के पद पर हैं और तीसरी बार उनके कार्यकाल में वृद्धि हुआ है। और इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिएगा कि अभी हाल ही में सरकार ने यह नियम बनाया है कि 2 वर्ष का जो कार्यकाल होता है उसके अलावा मैक्सिमम 3 वर्ष और भी बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रावधान के अंतर्गत इनके कार्यकाल में तीसरी बार वृद्धि किया गया, नहीं अब अगली बार नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर बढ़ाना होगा तो पहले फिर नियम में संशोधन करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं सीवी आनंद बोस। भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल कैडर के, है ना, सेवानिवृत्त अधिकारी सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, है ना, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल गत नवंबर माह में नियुक्त किया गया है। बस अंडरलाइन कर लीजिए खाली, आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल गत नवंबर महीना में नियुक्त किया गया है। 71 वर्षीय श्री आनंद बोस ने इस पद पर श्री जगदीप धनखड़ का स्थान 23 नवंबर से लिया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए श्री धनखड़ ने जुलाई 2022 में राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन के अतिरिक्त प्रभार के रूप में यह कार्यभार संभाले हुए थे। राज्यपाल पद पर नियुक्ति से पूर्व श्री आनंद बोस केरल सरकार के एवं केंद्र में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है अनुप्रिया पटेल, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुई है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुई है अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय राजनीतिक दल अपना दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नवंबर 2022 में पुनर्निर्वाचित हुई है। उनका यह चुनाव 4 नवंबर को लखनऊ में पार्टी के 1 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में निर्विरोध ही हुआ है। अपना दल जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी में से एक है, ठीक है, अपना दल। चलिए नेक्स्ट है भारत में जापान, बांग्लादेश, मालदीव एवं संयुक्त अरब अमीरात के नए राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति हो गई है। भारत में जापान का सब खाली था, ये लोग बांग्लादेश से, मालदीव से, यूएई से नया राजदूत लोग आया है। तो जापान, बांग्लादेश, मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात के भारत के लिए नए राजदूत या उच्चायुक्त, देखिए बताया ना राजदूत और उच्चायुक्त में क्या फर्क होता है। दोनों एक ही पद है, एक ही काम है, एक ही नेचर है, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क जानबूझ के किया जाता है शब्द में कि जो देश अंग्रेज का कभी गुलाम रहा, उन सारे देशों का एगो समूह है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल देश। उस देश में अगर कोई राजनयिक जाता है तो उसको उच्चायुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई कमिश्नर, ठीक है। और जिस देश में, जैसे नेपाल कभी अंग्रेज का गुलाम नहीं रहा, उस देश में अगर अपना ये जाएगा प्रतिनिधि तो उसको राजदूत, एम्बेसडर कहा जाता है। समझ गए? तो इसीलिए दोनों शब्द दिया हुआ है। उच्चायुक्त और एम्बेसडर, राजदूत एक ही पद हो गया, बस यह दिखाने के लिए, अंतर दिखाने के लिए कि कभी यह देश जो है अंग्रेज का गुलाम रहा है। और ऐसे 51 देश अभी समूह में हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री में लगभग 51 देश हैं जो अंग्रेज के कभी गुलाम रहे थे, है ना, साम्राज्यवादी नीति के शिकार रहे थे। तो ये लोग आपस में जब अपना राजदूत भेजता है ना, तो उसी राजदूतवा को उच्चायुक्त कहा जाता है। क्लियर है? ये जब लोग आपस में अपने यहाँ एक दूसरे के यहाँ भेजेगा जो अंग्रेज का गुलाम रहा है, जैसे भारत गुलाम रहा है, श्रीलंका गुलाम रहा है ना, पाकिस्तान गुलाम रहा है, तो यहाँ पे जब राजदूत जाएगा तो किस नाम से जाएगा? उच्चायुक्त। इस टाइप से कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हाँ, तो वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इन राजदूतों उच्चायुक्तों ने अपने परिचय पत्र 28 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रस्तुत किए। जैसा कि आपको जानते हैं, पढ़ाए हुए राष्ट्रपति के अधिकार शक्ति में कि कोई भी विदेशी राजनयिक आएगा तो किसको अपना ये जमा करेगा? राष्ट्रपति को जमा करेगा, प्रधानमंत्री को नहीं करेगा वो। या यहाँ से कोई जाएगा तो किसके नाम से जाएगा? बिल्कुल, यह ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रस्तुत किए परिचय पत्र प्रस्तुत करने वालों में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी, यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर जमाल हुसैन तथा बांग्लादेश के उच्चायुक्त
मुस्तफिर जुफुर रहमान एवं मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब शामिल थे। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं पुरस्कार सम्मान। सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी का 2019, 20, 21 सब पुरस्कार एक ही संगे दे दिया गया है, कोरोना की वजह से नहीं दिया जा रहा था। संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 2018 के मुख्य पुरस्कारों की घोषणा जून 2019 में की गई थी। इसके बाद 2019, 20, 21 के पुरस्कारों की घोषणा अभी लंबित थी। इसीलिए अकादमी ने वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा अब 25 नवंबर 2022 को की। इन्हीं वर्षों के लिए अकादमी के बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी उनके साथ ही घोषित किए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नए वन टाइम अमृत पुरस्कार की घोषणा अकादमी ने इनके साथ ही की है। इनके साथ साथ 10 कलाकारों के लिए अकादमी की महत्तर सदस्यता की घोषणा भी अकादमी ने 25 नवंबर को ही की है। यह सभी पुरस्कार बाद में किसी समारोह में दिए जाएंगे, अभी नाम का घोषणा हुआ है। चलिए, तो अकादमी पुरस्कार 2021, अब ये 2021 में जो है संगीत के क्षेत्र में 11 आदमी को, देखिए नृत्य के क्षेत्र में 9 आदमी को, रंगमंच के क्षेत्र में 9 आदमी को, और उसके बाद अलावे आपको संगीत, रंगमंच, पुतुल कला, ये सब के क्षेत्र में 10 आदमी। हाँ, पेपर उलटिए, पेज उलटिए, समृद्ध योगदान प्रदर्शन, ये सब अपना देखिएगा, है ना। जो नाम कभी चर्चा में किसी कारण आ जाए तो उसको थोड़ा सा ये सब चर्चा में रखिएगा। नेक्स्ट इसी में अभी न्यूज है, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी इसी के अंतर्गत दे दिया गया, हाँ घोषणा किया गया बोले। तो वर्ष के लिए 33,000, वर्ष के लिए 33, 2021 के लिए 33, 2020 के लिए 33 तथा 2019 के लिए 33, 20 के लिए 33 और 21 के लिए 33 कलाकारों सहित कुल मिला के 102 कलाकारों के लिए बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कारों की घोषणा अकादमी द्वारा 25 नवंबर को की गई। इनमें 3 संयुक्त पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों के लिए प्रदान किए जाते हैं तथा इस पुरस्कार के तहत 25-25 हजार की राशि पुरस्कृत कलाकार को प्रदान की जाती है। वर्ष 2021 के लिए घोषित पुरस्कारों में 8 नृत्य के लिए, 8 रंगमंच के लिए, 1 समग्र योगदान के लिए तथा 8 पुरस्कार जो है पारंपरिक लोक कलाओं के लिए। अब पुरस्कृत कलाकारों का नाम संगीत में 8 नाम अलग दिया है, नृत्य का दे दिया है, नाटक में दे दिया है, पारंपरिक कला में भी अपने दिए हुए। और इसी दौरान ये जो संगीत नाटक अकादमी है, इसी दौरान संगीत नाटक अकादमी में अमृत पुरस्कार देने का भी घोषणा किया गया था, है ना। तो अभी वो एक वही पहल के न्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए ना, थर्ड कॉलम में जाइए, तीसरा कॉलम का काला, तीसरा कॉलम पहला होला है, दूसरा होला है, तीसरा होला। थर्ड कॉलम में देखिए, पेज में चल गई लड़की पगली, ए इधर आओ ना रे, तो बताओ, लिखा है संगीत नाटक अकादमी अमृत महोत्सव, ऊपर सबसे ऊपर। हाँ, इतना नहीं बुझा है तो शर्मा जाते हैं आप लोग, बताना चाहिए ना। देखिए, ये मान लिया कोई पेज है आपका, इसको कॉलम बोलते हैं, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। अब इसमें कोई लाइन ऐसे ऐसे करके लिखा है ना, ऐसे ऐसे करके मान लिया कोई लाइन लिखा है ना। तो ये पहला, ये हो गया 1 पैराग्राफ, ये हो गया 2 पैराग्राफ, ये हो गया 3 पैराग्राफ, समझ रहे हैं। तो हम बोल देंगे दूसरा पैराग्राफ का तीसरा लाइन, ये हो गया, हाँ, दूसरा कॉलम का तीसरा पैराग्राफ का चौथा लाइन, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह खट से अभी एक बार में वहीं पहुंचिएगा, ठीक है। तो ये कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम बोलते हैं, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। चलिए, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष वन टाइम अमृत पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक उम्र के 86 ऐसे कला, सब फेल हो गया, नहीं पूछेगा कितने कलाकारों को पूछ देगा, हाँ, नाम तो नहीं पूछेगा लेकिन कितने पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। ये संगीत नाटक अकादमी वन टाइम वाला है जो 86 ऐसे कलाकारों को दिया गया है जिन्हें भारत के प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्रों में अब तक अपने कैरियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। इस पुरस्कार के तहत 1-1 लाख रुपए की राशि ताम्रपत्र व अंगवस्त्रम के साथ साथ प्रदान की जाएगी। पुरस्कार के लिए चुने गए 86 कलाकारों में आंध्र प्रदेश के पांडु मास्टर हरिकथा, ये सब नाम दिया हुआ, छोड़िए नहीं। चलिए नेक्स्ट, इफ्को साहित्य पुरस्कार, सब फालतू है, सब में नहीं पूछता है, जो अपने आ जाएगा मिलेगा, हम अपने बताएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। प्रसिद्ध कवि, हिंदी उपन्यासकार एवं लेखक श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में इफ्को
द्वारा स्थापित साहित्य पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए अंडरलाइन कीजिए, बिहार के हिंदी कथानक श्री जय नंदन का चयन किया गया है। चयन किया गया अभी, हाँ। तो इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए किसका चयन किया गया है? हाँ, बिहार का है, तो बिहार सरकार के एग्जाम के लिए VVI कर लीजिए। उन्हें यह पुरस्कार 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। श्री जयनंदन की 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें श्रम एवं जयते, विघटन, चौधराहट, सल्तनत को सुनो गांव वालों, विश्व बाजार का ऊंट, कस्तूरी पहचानो वत्स, घर फूक तमाशा, ये सब किताब है ना। VVI मोस्ट VVI कर लीजिए बिहार सरकार के लिए। तो इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए किनका चयन किया गया है? श्री जय नंदन, श्री जय नंदन। हाँ, और इनका कुछ पुस्तक का नाम भी ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है। हाँ, चलिए, इफ्को साहित्य पुरस्कार का स्थापना 2011 में हुआ था और उस वर्ष जो है यह पुरस्कार विद्यासागर नौटियाल को दिया गया था। और लास्ट टाइम अभी जो 2022 के लिए घोषणा हो गया है जयनंदन, और इससे पहले शिव मूर्ति, इससे पहले तो 3 गो नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इफ्को द्वारा वर्ष 2011 में स्थापित इस पुरस्कारों के तहत प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह के साथ साथ 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार ऐसे हिंदी लेखकों को दिया जाता है जिनकी रचनाओं में ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर केंद्रित लेखन होता है। श्री जयनंदन द्वारा रचित उपन्यासों में त्रिशूल व कस्तूरी तथा कहानी संग्रह केसर कस्तूरी बहु चर्चित रहे हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। टेलीविजन कार्यक्रमों के वर्ष 2022 के, यानी कुल हो गया 50वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का वितरण कहां पर? न्यूयॉर्क में 21 नवंबर 2022 को किया गया था। यह पुरस्कार प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों से अलग है तथा यह वार्षिक पुरस्कार मूलतः अमेरिका से बाहर निर्मित एवं प्रसारित टीवी कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका देश के अंदर नहीं, अमेरिका देश के बाहर और भी टीवी प्रोग्राम कोई हो रहा है विश्व के अन्य देशों में, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के वर्ष 2022 के यह पुरस्कार 15 विभिन्न श्रेणियों में दिए गए। इनमें प्रमुख पुरस्कार निम्नलिखित है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ एमी पुरस्कार, याद रखिएगा, एमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्यू ग्रेस स्कॉट को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लौ डेलाग, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर कह रहे है ना। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरियल का नाम है विजिल, ब्रिटेन का है ये। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज सेक्स एजुकेशन, ब्रिटेन का है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए है ना एनफेंट्स डी डाइच, फ्रांस का है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए सर्वाधिक 9 नामांकन जो है ब्रिटेन के, 7 फ्रांस के, सीरियल के लिए 7 तथा फ्रांसीसी सीरियल के लिए 2 पुरस्कार दिए गए। चलिए नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022। उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022 यानी 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक श्री वकुल ढोलकिया को, निदेशक भी श्री गलत लिख दिया है, श्री कर दिए, श्री वकुल ढोलकिया को, ढोलकिया एक साथ पढ़िएगा, ढोलकिया को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 8 अक्टूबर 2022 को प्रदान किया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के पूर्व डायरेक्टर श्री वकुल ढोलकिया, श्री वकुल ढोलकिया को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 मिला है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपया का राशि जो है प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मोस्ट VVI राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भले नाम है, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन पुरस्कार मिलता है देख लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार तथा तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार, ये सब मिला के बनता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। पहला तो ये बात जानना है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन पुरस्कार आते हैं, ये सारा नाम आप नोट कर लीजिएगा, प्लस कर करके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बराबर और नीचे सारा नाम या ऐसे करके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में निम्न शामिल होते हैं।
अब उसमें एक और उठाइएगा, देखिएगा अपना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिला। हाँ, पहले बोल दे रहे हैं मोस्ट VVI। खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के वर्ष 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की घोषणा केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा 14 नवंबर 2022 को की गई। वर्ष 2021 के तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कारों की घोषणा बाद में 23 नवंबर को की गई। इन पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा बाद में 30 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किया गया। इन पुरस्कारों के लिए पात्र खिलाड़ियों के चयन हेतु सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार हेतु खिलाड़ियों का चयन युवा मामलों एवं खेलकूद मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति बने। कौन लोग चुनलक, तो तेंजिंग नॉर्वे को छोड़ के बाकी सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे AM खानविलकर, उन्होंने इन लोगों का सिलेक्शन किया है। कोई मतलब नहीं, अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं मिला। समिति की संस्तुति के आधार पर यह पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों या प्रशिक्षकों को दिया जाएगा। चलिए, अब किसको किसको दिया जाएगा, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 देश का यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से जाना जाता था। समझ गए, पहले ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को तो बीजेपी आया तो तनिषक जानबे करते हैं, सब चलता है टकराव। हाँ, तो राजीव गांधी का नाम हटा के ध्यानचंद रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वर्ष 2021 से इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यानी कब नाम बदला गया, VVI कर लो लोगन, खूब बढ़िया नोट्स बनैया लोगन, अब आगे काम आई हमेशा। पहले एक नाम का रहे, हाँ, वर्तमान में का नाम है, इसका नाम परिवर्तन किस वर्ष किया गया। चलिए, यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 4 वर्ष के अंदर में, उससे पहले के नाम 4 वर्ष में बेस्ट परफॉर्मेंस खिलाड़ी को दिया जाता है। पुरस्कार के तहत कितना रुपया, 25 लाख लिख लीजिएगा नोट्स में, 25 के तहत 25 लाख रुपया VVI है। अब पुरस्कृत खिलाड़ी गप ना करो, इस वर्ष यह पुरस्कार मोस्ट VVI अंडरलाइन कर लीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी शरत कमल अंचत, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, पूछेगा परीक्षा में उल्टा सवाल। मेजर ये क्या नाम है, शरत कमल अंचल का संबंध किस खेल से है, अभी बता देला, परीक्षा में बताइए। सवाल क्यों में घुमा के पूछ सकता, पूछ देगा किस खेल से संबंधित, या पूछ देगा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को दिया गया। बात समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से सवाल आएगा। मोस्ट VVI पहले ही बोल दिए। चलिए, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पूरा डाटा यहाँ मिल गया। 1992 में विश्वनाथ आनंद को मिला था सबसे पहले, है ना। 1992 में मेजर ध्यानचंद, उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था, तो सबसे पहले यह पुरस्कार किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद शतरंज के क्षेत्र में मिला था। और 22 में आपको तो पता चलिए गया, शरत कमल अंचल। हाँ, चलिए नेक्स्ट आते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपया, जहां मेजर ध्यानचंद के अंतर्गत कितना, 25। इसीलिए देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार किसको माना जाता है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव GK के रूप में देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। हाँ, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत 25 लाख रुपया, वहीं अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख। ये सब भी ध्यान में रखना है, यही सब GK है, ये सब सेंटवा में पढ़ते होंगे GK के रूप में। अगर एक्स्ट्रा पढ़ते होंगे तो अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स में ये सब बना के रखिए, ठीक है। हाँ, 15 लाख रुपया। अब किसने खिलाड़ी को मिला है, तो अभी हाल ही में देख लिए हैं। तो सबसे पहले सुश्री सीमा पुनिया। इस पुरस्कार के तहत 15-15 लाख की राशि पुरस्कृत खिलाड़ी को दी गई। इनके नाम निम्नलिखित है, मतलब 25 आदमी को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 कितने लोगों को, जिसमें से 3 एथलेटिक्स से संबंधित है, 2 बैडमिंटन, 2 बॉक्सिंग, 2 शतरंज, 1 हॉकी, जूडो, कबड्डी, देख रहे हैं ना। हाँ, ये सब अलग अलग खेलों से संबंधित जो अर्जुन है उन्हीं को मिला हुआ है, अपने खेल के अर्जुन है ये लोग।
कितने खिलाड़ी को दिया गया? 25 खिलाड़ी को। कितना कितना रुपया? चले नेक्स्ट है, खेल कूद में उत्कृष्ट कोच के लिए दिया जाता है दौड़ना गुरु पुरस्कार। द्रोणाचार्य गुरु थे ना, तो याद रख, पूछा है कई बार एग्जाम, द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को, गुरु को, प्रशिक्षक को किसको दिया जाता है? वेरी गुड, इतना याद जरूर रखिएगा। उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों के लगातार उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। पूरा लाइन छाप दीजिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, क्वेश्चन बनाइएगा, लिखिएगा, है ना। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में, एक नियमित श्रेणी और दूसरा लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है। मैंने नियमित का मतलब है कि वर्तमान में आएगा, बल ओवरऑल पूरा लाइफ में अपने। यहाँ पुरस्कार के तहत देय राशि नियमित श्रेणी में 10 लाख और लाइफ टाइम में 15 लाख। इस वर्ष निम्नलिखित 7 को गुरु लोग को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 4 को यह पुरस्कार नियमित श्रेणी में या 3 को लाइफ टाइम श्रेणी में। तो नियमित श्रेणी में 4 को मिलल बा तीरंदाजी के गुरु जीवनजोत सिंह तेजा को, बॉक्सिंग गुरु मोहम्मद अली कमर को, ये खिलाड़ी नहीं है, गुरु है लोग। हाँ, पैरा निशानेबाजी में सुमा सिद्धार्थ सिरूर को, कुश्ती में सुजीत मान को, जबकि लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया क्रिकेट जगत में दिनेश जवाहर लॉर्ड को, फुटबॉल की श्रेणी में बिमल प्रफुल्ल घोष को और कुश्ती में राज सिंह को दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, खेल कूद में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए वर्ष 2022 का ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है ध्यानचंद पुरस्कार, इसको भी ध्यान में रखना है। खेल और स्पर्धाओं के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान देते रहे हैं। इस पुरस्कार के तहत देय पुरस्कार राशि 10 लाख रुपया है। इस वर्ष यह पुरस्कार निम्न खिलाड़ी को दिया गया, 4 आदमी को दिया गया है। एथलेटिक्स के क्षेत्र में सुश्री अश्विन अंकु जी को, हॉकी में धर्मवीर सिंह को, कबड्डी में वीसी सुरेश को, पैरा एथलेटिक्स में नीरबहादुर गुरुंग को। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं यानी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्ड, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकाय माने ये संस्था को दिया जाता है। ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया जाता है? एक प्रकार से संस्था को दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रचार और विकास में अहम भूमिका, ऐसा संस्था जिन्होंने खेल के प्रचार और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र के साथ ट्रॉफी पुरस्कृत संस्था को प्रदान की जाती है। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार निम्नलिखित संस्थाओं को प्रदान किया गया है। 3 संस्था को प्रदान किया गया है, तीनों का नाम अपना देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मिला है। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक को VVI नहीं किया, एकदम नहीं खेलते उनको VVI नहीं किया। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भी मैंने है ना, राष्ट्रीय खेल ना पूछी जाए हो पूछे, समझ रहे हैं, नेचर देख के लग रहा है सब नहीं पूछेगा, लोकल लेवल का है, फिर भी पढ़ देते हैं। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के लिए 1956-57 में स्थापित इस पुरस्कार के तहत ट्रॉफी के साथ 15 लाख की राशि विजेता विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार, VVI कर लीजिए इसको। यह पुरस्कार रोमांच और साहसिक गतिविधियों के लिए अर्जित उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवन प्रयत्न उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत कितना रुपया? 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इस वर्ष 2021 के यह पुरस्कार जिन 3 खिलाड़ियों को दिया गया है उनमें सुश्री नैना धाकड़ लैंड एडवेंचर्स के लिए दिया गया, शुभम धनंजय वनमाली वाटर एडवेंचर्स के में, ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको दिया गया। चलिए मिस अर्थ 2022 का घोषणा हो चुका है। दक्षिण कोरिया की सुंदरी मीना चोई को, मीना चोई बनी है मिस अर्थ 2022। सब VVI होता है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, है ना। तो इस तरह का है, तो जरूर इसको जान के पिछला कौन थी, वर्तमान में कौन है, किस देश से संबंधित है, 3 सवाल बस याद रखना है। वर्तमान में कौन, किनको चुना गया, पिछली बार कौन थी, किस देश से संबंधित है, वर्तमान वाली, ठीक है। तो जो इस बार मिस अर्थ 2022 का ताज मिला है, किनको मिला है? मीना चोई। किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया। अंडरलाइन कर सकते हैं, वर्ष 2022 की 22वीं, ये टोटल 2000 से शुरू हुआ मिस अर्थ। हाँ बिल्कुल, इस साल हम लोग UPSC का तैयारी शुरू किए थे और उसी साल ये शुरू हुआ था
और लगातार 2-3 साल तक पूछा था। मिस अर्थ 2000 में शुरू हुआ था। वर्ष 2022 की 22वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता का फाइनल फिलीपींस में मनीला में ओंकाड़ा मनीला रिजॉर्ट में 29 नवंबर 2022 को हुआ। कोविड-19 महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से यह आयोजन नहीं हो रहा था, है ना, वर्चुअल तरीके से संपन्न नहीं हो रहा था। इस प्रकार 2 वर्ष के अंतराल के बाद प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति एवं भागीदारी से यह प्रतियोगिता इस वर्ष संपन्न हुई है। कुल 89 देशों की प्रतिभागियों ने, कितने देशों की? 89 देशों के प्रतिभागियों ने वर्ष 2022 की इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें दक्षिण कोरिया की 24 वर्षीय मीना सुई चोई, गजबे नाम वाले भाई, को मिस अर्थ 2022 का ताज मिला। अंडरलाइन कीजिए, दक्षिण कोरिया की 24 वर्षीय मीना सुई चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज मिला। बस राजा। गत वर्ष 2021 मिस अर्थ वेलिस की डेस्टिनी वैगनर ने उन्हें यह ताज पहनाया। ऑस्ट्रेलिया की शेरिडॉन मोटरलॉक को मिस अर्थ एयर, फिलीपींस की नदीम अयूब को मिस अर्थ वाटर तथा कोलंबिया की एंड्रिया एलिगोरा को मिस अर्थ फायर। ये सब अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार हैं, उसी के दौरान दिया जाता है। जो मिस अर्थ दिया जाता है ना, तो मेन पुरस्कार हो गया मिस अर्थ, सहायक 3 और पुरस्कार है, तो इसको नोट्स में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मिस अर्थ इंडिया वंशिका परमार ने, लेकिन उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला। चले, तो इस तरह से विजेताओं का नाम देख लीजिए, कितना सुंदर किताब है, दे दिले बेचारा। मिस अर्थ मीना सुई को चोई, मिस अर्थ एयर माने हवा में, मिस अर्थ अर्थ बने तो का भय पृथ्वी, तो पृथ्वी हवा पानी सब मिलके न बनेला, तब एयर के रूप में सुंदरता है आपको शेरिडॉन मोटरलॉक को, ऑस्ट्रेलिया की। पानी मिस अर्थ वाटर, तो नदी से वाटर बटे तो नदी के मिलल बा, ये ठीक बात, तो यादे हो गल। फायर आग, समझ रहे ना, 4 को पुरस्कार दिया जाता है। मेन मिस अर्थ याद रखना है। चलिए, सियोल शांति पुरस्कार 2022, सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया के कल्चरल फाउंडेशन का वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सियोल पीस पुरस्कार, यानी वर्ल्ड वाइड WWW के खोजकर्ता तथा इस क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले टिम बर्नर्स-ली को दिया गया है। ठीक है, VBI कर लीजिए। सियोल पीस पुरस्कार किसको मिला है? टिम बर्नर्स-ली। बस। दक्षिण कोरिया में इस पुरस्कार की स्थापना जो है सियोल ओलंपिक्स की सफलता के उपलक्ष्य में 1990 में की गई थी तथा यह 2 वर्ष के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि पुरस्कृत व्यक्ति को प्रदान की जाती है। पिछला 2020 का यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वास को, उससे पूर्व 2018 का यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो चर्चा में आए थे उसी साल, सियोल पुरस्कार मिल चुका है मोदी जी को, मोदी जी को दिया गया था। पूर्व वर्षों में यह पुरस्कार यूएनओ के तत्कालीन महासचिव बान की मून को, कोफी अनान को, जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल को, बहुत सारे लोगों को दिया गया है। तो 1990 से लेकर 2022 तक का डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए, निधन पिछले महीने कुछ प्रमुख हस्तियों का निधन हुआ, जिनमें पहला नाम विक्रम गोखले। बॉलीवुड और टीवी के जाने माने अभिनेता विक्रम गोखले का 87 वर्ष की आयु में 26 नवंबर 2022 को पुणे में निधन हो गया। चलिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इला भट्ट मोस्ट VBI कर लीजिए। इला भट्ट जानी मानी समाज सेवी और गांधीवादी नेत्री इलाबेन भट्ट का 89 वर्ष की आयु में 2 नवंबर 2022 को अहमदाबाद में निधन हो गया। महिलाओं के रोजगार के लिए अनेक कार्यक्रम उन्होंने किए। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वयं श्री महिला सेवा संघ SEW सेवा नामक एक संस्था का गठन किया। इसका फुल फॉर्म सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन बनाई थी इला भट्ट ने। सेवा सहकारी बैंक की प्रमुख रहते हुए अनेक वैश्विक संगठनों एजेंसियों से भी वह जुड़ी रही। रॉकफेलर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी वह रही हैं। महिला के उत्थान के लिए उनके योगदान को देखते हुए हार्वर्ड, जॉर्जटाउन, येल, ब्रसेल्स विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट का उपाधि भी से दिया था और इसीलिए चर्चा में आ गई कि इनकी अब मृत्यु हो गई है ना। याद रखिएगा, महान समाज सेवी, गांधीवादी, महिला को आगे बढ़ाने वाली, है ना, इला भट्ट का हाल ही में निधन हो गया।
चलिए नेक्स्ट, और भी कुछ इसमें है। सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिल चुका है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिल चुका है ना। इला भट्ट को भारत सरकार ने पद्म श्री 1985 में दे दिया था, पद्म भूषण 86 में दिया। बाप रे, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, काफी महान हस्ती है ये। शांति निःशस्त्रीकरण विकास हेतु 2011 के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। महिलाओं के उत्थान के लिए उनके योगदान के लिए 2011 में रेड क्लिफ डे पर रेड क्लिफ मेडल उन्हें प्रदान किया गया। 2012 में अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने उन्हें अपना आदर्श बताते हुए कहा था कि विश्व में अनेक नायक एवं नायिकाएं हैं, इला भट्ट उनमें से एक महान हस्ती। चलिए कम से इसी बारे में नाम तो जाने नहीं, इला भट्ट। चलिए नेक्स्ट महान हस्ती ये भी रह चुके हैं, श्याम शरण नेगी साहब, उनकी भी मृत्यु हो गई 5 नवंबर को। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्री श्याम शरण नेगी, है ना, ये पहले मतदाता थे, वोट देने वाले थे, उस रूप में चर्चित हो गए और उनका भी मौत हो गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में निधन हो गया, वह 105 वर्ष के थे। स्वतंत्र भारत में 1951-52 के जो पहला चुनाव हुआ था, आम चुनाव, उसके पहले मतदाता के तौर पर चिन्हित किए गए थे। और अपने निधन के 3 दिन पूर्व 2 नवंबर को श्री को भी पोस्टल बैलेट के जरिए विधानसभा के लिए मतदान उन्होंने किया था। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में कल्पा में रहने वाले श्री नेगी ने अपने जीवन में कुल मिलाकर 34 बार, देख लो, मैंने पहला मतदान कर देना नसीब जाग गली पर, अभी पूरा वोट 34 बार वोट देने वाला नहीं। 2010 में भारत के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला ने चुनाव आयोग की हीरक जयंती कार्यक्रम के तहत उनके गांव जाकर उन्हें सम्मानित किया था। ये सब नसीब से होला। चलिए नेक्स्ट है तबस्सुम, बॉलीवुड बीते वर्षों की प्रसिद्ध अभिनेत्री तबस्सुम का 78 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 2022 को हार्ट अटैक से मर गई। चलो नेक्स्ट जियांग जेमिन, वीवीआई कर लीजिए, जियांग जेमिन का वीवीआई कर लीजिए। इला भट्ट के बाद जियांग जेमिन दूसरा इंपॉर्टेंट। अच्छा, श्याम शरण नेगी को भी वीवीआई कर सकते हैं, पहला वोटर है भाई, पूछ देगा जीके बना के। जियांग जेमिन चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की लंबी बीमारी के बाद 96 वर्ष की आयु में 30 नवंबर 2022 को शंघाई में निधन हो गया। 1989 के थेन ऑन मनचौक नरसंहार के बाद विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व संभालने वाले जियांग जेमिन 1 दशक से अधिक समय तक चीन के नेता रहे थे। 89 से 2002 के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, 89 से 2004 के दौरान केंद्रीय सेना आयोग के चेयरमैन और 93 से 2003 के दौरान चीन के राष्ट्रपति रहे। जियांग जेमिन ने चीन में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया, चीन को व्यापार, सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से बड़ी शक्ति के रूप में उभारने में अहम भूमिका निभाई। चलिए पुस्तकें देखा जाए, दी लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा की पुस्तक है ये। सुल्तान ए मेमोयर, ये वसीम अकरम साहब क्रिकेटर हैं, उनका पुस्तक है। नेक्स्ट इन लाइन जेफरी आचार्य की पुस्तक है। और कॉलिन हुअर की पुस्तक का नाम है इन स्टार्ट्स विथ अस। वर्ष दिवस सप्ताह में 1 नवंबर को 7 राज्यों का जो है कौन कौन, तो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, और 5 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। इतने राज्यों का कोई ये का है कि 1 नवंबर 1956 को गठन हो रहा है, तो इस समय वेन्यू भर रहा है, यही से। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं 1-9-15 है ना, 1-9 तो याद है आप लोग, 1-9-15 9 तारीख को उत्तराखंड का, ठीक है। फिर 9 नवंबर को विधिक साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, वीवीआई कर लीजिए। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस 11 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध विराम पर हस्ताक्षर जो हुआ था 11 नवंबर 1918 को ही हुआ था, जब आर्मिस्टिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस उपलक्ष्य में 11 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है और कुछ देशों में इसे आर्मिस्टिक डे और पॉपी डे भी कहा जाता है। चलिए 14 नवंबर मोस्ट वीवीआई बाल दिवस भारत में, जानते हैं आप लोग जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह डायबिटीज दिवस, वीवीआई कर लीजिए इसको भी। इंसुलिन के खोज करने वाले वैज्ञानिक फेडरिक के जन्म दिवस के अवसर पर मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर, जैसा कि अभी अब चर्चा किए 1-9-15, तो उसी में 15 आ गया, आपको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जयंती इसलिए उस दिन बनाया भी गया था
है ना, बिरसा मुंडा झारखंड के ही। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर पूरा एकदम झारखंड से रिलेटेड है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, भी कर लीजिए। 17 नवंबर मिर्गी रोग दिवस, 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, कहा है ना, चलिए ठीक है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, 21 नवंबर विश्व मातृ दिवस, 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस, भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि विश्व टेलीविजन दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 से 96 को एक प्रस्ताव पारित करके 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में स्वीकार किया था। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधि दिवस मोस्ट वीवीआई, जैसा आप जानते हैं इस चीज को, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान जो है पारित हो गया था, इसीलिए। ठीक है, चलिए सम्मेलन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में इंदौर में होगा। हाँ, वीवीआई कर लीजिए, एकदम ये पूछा जाता है। विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में भारत का 17वां को गोल घेरिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, कितना तारीख से कितना तारीख के बीच में? 8 से 10 जनवरी। इसमें 9 जनवरी का शामिल होने को जरूरी होता है, का है? वेरी गुड। प्रवासी दिवस सम्मेलन जो मनाया जाता है उसमें 9 तारीख का होना शामिल जरूरी है, क्योंकि उसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत, इसलिए आप 9 से 12 मना लीजिए, 7 से 9 मना लीजिए, आपको जितना दिन मनाना है, लेकिन 9 तारीख का होना उसमें। तो 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में संपन्न होगा इस सम्मेलन का थीम को गोल घेरिए। हाँ, क्या लिखा हुआ है? डिस्पोरा रिलायबल पैंथर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। यह सम्मेलन अब 2-2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। पहले पिछला 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। देख रहे हैं ना, 9 जनवरी मायने रखता है। कोरोना संक्रमण के कारण 2021 में सम्मेलन वर्चुअल तरीके से ही संपन्न हो गया था। 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि इसमें होंगे। वीवीआई कर लीजिए मुख्य अतिथि। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन का मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा जरूर। चलिए दुर्घटना देखा जाए। अमेरिका में एयर शो के दौरान 2 विमान आकाश में टकरा गया। अमेरिका में एयर शो चल रहा था, 2 विमान में टकरा गया। अमेरिका में टेक्सास के डल्लास शहर में 12 नवंबर 2022 को एक एयर शो के दौरान 2 पुराने विमान आकाश में ही आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत की आशंका व्यक्त की गई है। दुर्घटना का शिकार हुए विमानों में एक बोइंग B-17 तथा दूसरा बेल P-63 किंग कोबरा विमान था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में तबाही मचाने वाले यह दोनों लड़ाकू विमान एयर शो में कर्तव्य दिखा रहे थे। दुर्घटना में दोनों विमानों के परखच्चे उड़ गए। डलास में इस एयर शो विंग्स ओवर डलास का आयोजन पूर्व सैनिकों की स्मृति में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है दुर्घटना में। तंजानिया में लैंडिंग के समय यात्री विमान जो है बेचारा झील में जा घुसा। यात्री विमान अपना ये लैंडिंग कर रहा था, लेकिन दिशा बदल कर झील में घुस गया। खेल खत्म। तंजानिया में 6 नवंबर को एक यात्री विमान खराब मौसम में बुकोबा हवाई अड्डे पर लैंडिंग के समय विक्टोरिया झील में गिर गया। बाप, विक्टोरिया झील में। हेलो पहुंच जाओ तंजानिया। हाँ, डोडोमा, तंजानिया राजधानी डोडोमा। अफ्रीकी देश है तंजानिया। कैसा है? अफ्रीकी देश है, विश्व रेखा से होकर गुजरता है, वहीं पे विक्टोरिया झील है और उसी झील में घुस गया। चालक दल के 4 सदस्यों के अलावा 39 यात्री इस विमान पर सवार थे, जिनमें से 26 को तो बचा लिया गया, जबकि 19 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हो गई। निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी प्रेसिजन एयर का यह छोटा विमान दार एस सलाम से बुकोवा की उड़ान पर था। चलिए विविध राष्ट्र है। भारत सहित 4 देशों को संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2022, बहुत पुराना अभ्यास है ये, है ना। मालाबार 2022 भारत सहित कितने देश? 4 देश का किस प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है? किस तरह का अभ्यास है? नौसैनिक, थल सैनिक, वायु सैनिक। हाँ, तो मालाबार याद रखिएगा। मालाबार 2022 नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें 4 देश। कौन कौन? तो क्वाड के 4 देशों, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत, अमेरिका, मोस्ट वीवीआई पहले लिख ली, उसके बाद अपने बुझा ली एकदम। ये सब पूछेला और एग्जाम में एक बार 2 बार रिपीट करेला। ठीक है। का संयुक्त अभ्यास मालाबार 2022 जापान के योकोसुका बंदरगाह से सटे
फिलीपाइन सी में 8 से 18 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवालिक व आईएनएस कामोर्ता इस वर्ष के इस संयुक्त अभ्यास में शामिल रहे। यह पहला अवसर था जब चारों भागीदार देशों के नौसेनाध्यक्षों ने मालाबार अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। मालाबार संयुक्त अभ्यास से पूर्व चारों देशों की नौसेनाओं ने जापानी नौसेना के अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण में भी भागीदारी दर्ज की थी। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की मेजबानी में संपन्न इस फ्लीट रिव्यू में क्वाड के चारों देशों के अतिरिक्त कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर व थाईलैंड आदि की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट है भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास, नाम है गरुड़। यह भी पुराना है ना, होते आ रहा है। गरुड़ किन दो देशों के बीच कि कौन सेना? वायुसेना। गरुड़ वायुसेना, मालाबार नौसेना, कोगो देश 4 गो, गरुड़ में कोगो, को बेर एग्जाम में पूछ ले भाई। भारतीय वायुसेना एवं फ्रांसीसी वायुसेना एवं स्पेस बल के संयुक्त अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण है। ये भारत में जोधपुर एयरबेस पर 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना के सुखोई, राफेल, तेजस व प्रचंड विमानों ने अपने इस मॉडल का प्रदर्शन इस संयुक्त अभ्यास में किया। यह पहला ही अवसर था जहां भारत ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस एवं हेलीकॉप्टर प्रचंड ने किसी अंतरराष्ट्रीय सेना अभ्यास में भाग लिया। चलिए उसी तरह भारत और अमेरिका की थल सेनाओं का एक युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है। भारत और अमेरिकी थल सेनाओं के बीच वार्षिक युद्धाभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड में ओली में 19 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। चीनी सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर किए गए इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की ओर से असम रेजिमेंट के जवानों ने भाग लिया। शांति रक्षा एवं शांति लागू करने से संबंधित सभी प्रकार की कार्रवाइयां इसमें शामिल थी। इसके अतिरिक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्रवाइयों पर भी ध्यान इसमें दिया गया। दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास का पिछला 17वां संस्करण जो अमेरिका में अलास्का में अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ था। युद्ध अभ्यास का यह 18वां संस्करण चीनी सीमा के निकट संपन्न किए जाने के कारण चीन ने अपनी बौखलाहट व्यक्त करते हुए इन दोनों देशों यानी भारत और चीन के बीच समझौते का उल्लंघन करार दिया है। चलिए नेक्स्ट, भारत का संयुक्त अभ्यास हो गया आपको अस्ट्रा हिंद, नाम से क्लियर है। अस्ट्रा फॉर ऑस्ट्रेलिया, अस्ट्रा फॉर ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का संयुक्त सेना अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं का यह संयुक्त अभ्यास राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेत में 28 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुआ। इसका समापन 11 दिसंबर को होगा। दोनों देशों के बीच इस श्रृंखला का यह पहला ही संयुक्त अभ्यास है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन एक दूसरे के क्षेत्र में बारी बारी से हम लोग करते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम है समन्वय 2022 मोस्ट VVI। आसियान देशों के साथ, किस देशों के साथ? यानी आसियान के जितने देश है सहयोगी, उन सारे देशों के साथ भारत का HDR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी संयुक्त अभ्यास आगरा, कहां पर हुआ था? आगरा को गोल घेरिए, VVI कीजिए। आगरा के वायु सैनिक केंद्र पर कितना तारीख को? 28 से 30 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। इसे समन्वय 2022 का नाम दिया गया। वायुसेना के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अन्य हितधारक एजेंसियां आसियान देशों के प्रतिनिधियों के साथ संपन्न इस अभियान में शामिल। चलिए आज के लिए इतना रहने दिया जाए। अभी एगो लास्ट बचा खेलकूद, दर्पण ले लीजिएगा आगे का। हम लोग एक दिन पढ़ लेंगे पहले इसको और उसके बाद उसको शुरू करेंगे शनिवार को, यानी फ्राइडे को हम लोग इसको खत्म कर देंगे और फ्राइडे को टेस्ट हो जाएगा दिसंबर का। अब तक टेस्ट परीक्षा खत्म होने वाला, फ्राइडे को दिसंबर का टेस्ट बाकी है ना, अभी नवंबर का ना हुआ है। तो फ्राइडे चलिए अब इस सप्ताह से हम लोग अपना जो फ्राइडे को टेस्ट होगा, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, और पढ़ाई होगा। पहले हम लोग पढ़ लेंगे और उसके लास्ट 10 मिनट हम लोग टेस्ट में शामिल होंगे, ठीक है? तो फ्राइडे को टेस्ट होगा कौन महीने का? हाँ, बाद में मत पूछिए लोगों, हमारा याद दिलावत रहिए लोग।